अब तक तो बच्चों आपको ये पता चल चुका होगा कि आखिरकार हमें डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक का जो सफर था उनके बारे में जाना। अब हम मेन बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से बना, क्या प्रपोजल रहे थे, क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो उसके अंदर वो कौन कौन से वेरियस प्रोविजंस थे जिनकी वजह से आज तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमेशा से उसका यूज किया जाता रहा है। तो सारी चीजें आज के इस लेसन में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस कैसा रहा था इसे आपको एक शॉर्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझने की जरूरत है। तो यहां पे बात हो रही है फ्रॉम 1858। अब ये 1858 की बात क्यों आ रही है? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया ने जो नेशनल स्ट्रगल किया था, जो फाइट लड़ी थी अंग्रेजों से, वो 1857 जो मेरठ वाला किस्सा था, आपको पता होगा मंगल पांडे का नाम, तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी। उसी के बाद ये आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म जो था ना वो इंडिया के अंदर आ गया था। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट ना करे। फ्रॉम 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड मैनी एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कुड नॉट सेटिस्फाइड इंडियन एस्पिरेशंस। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, बहुत से ऐसे एक्ट पास किए थे, फिर भी वो क्या है कि जो इंडियंस लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी ना, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रेज्ड इन 1934 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का जो रोल है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में काफी लंबे टाइम तक रहा है। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो डिमांड रेज्ड हुई थी वो 1934 में हुई थी। और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उन्होंने क्या किया था, फॉर्मुलेटेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करेगी। इससे हुआ क्या, कुछ टाइम बाद 1942 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन शुड फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय देमसेल्फ। कि जो अंग्रेजों का रूल था, उन्होंने बोला था कि हाँ, इंडियंस को क्या चाहिए कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी थी कि देखो हम इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आपका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। और उनकी बात इस वजह से आप कह सकते हो कि उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम चले गए, मान लो अगर हम चले गए आपके देश को छोड़ के, तो क्या गारंटी है कोई दूसरा देश आपके ऊपर अपना कॉलोनी ना बना ले। तो इसलिए हम आपको मौका देते कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता हम यहीं पर ही रहेंगे। तो फाइनली इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ब्रिटिशर भी यहाँ से ऑलमोस्ट चले ही गए थे। तो ये एक छोटी सी टाइमलाइन थी। अब उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो वर्ल्ड के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से एक एस्पिरेशन ली हुई है, यानी कि हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस है ना वो अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात आएगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें डील्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारा इंडिया का प्रीएम्बल है ना, उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो इंक्लूडेड है, जिसमें जस्टिस आता है, जिसमें फ्रीडम आता है, इक्वालिटी आता है, फ्रेटर्निटी आता है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमने एक तरीके से इंस्पायर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिले थे। उसी तरह द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वैसे ही सेम हमारे इंडिया के अंदर भी है। हम अपनी पार्लियामेंट को लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं। उसी तरह बिल ऑफ राइट्स जो है वो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट से हमने लिया है। और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है जो रशिया के अंदर भी हुई थी, तो वो वहां से इंस्पायर होकर हमने इन चीजों से एक कह सकते हो कि इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो इन कंट्रीज के हैं वहां से अडॉप्ट करके थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिन्होंने हेल्प करी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेटर बनाने में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्मुलेटेड डिमांड करी थी कि वो एक असेंबली बनाने की बात करते हैं जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से फॉर्मुलेटेड हुई थी, क्या इसके काम थे, कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बारे में बात करते हैं। इन जुलाई 1946 इलेक्शन
टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हेल्ड होते हैं कब? जुलाई 1946 में। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जो भी ड्राफ्ट था सारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। तो ये जो थे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, फर्स्ट चेयरमैन, और आगे चल के इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने थे। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई थी फाइनली। और मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कह सकते हो कि 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का टाइम लगा था इस हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और फाइनली बच्चों हमने 26 नवंबर 1946 को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बना लिया था। एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने इंप्लीमेंट कर दिया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तब से हम आज तक 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, या आप कह सकते हो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में थी। आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड, जैसा कि आप जानते हैं 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था इनटू इंडियन पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो गॉट डिवाइडेड, क्योंकि उसके कुछ जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ मेंबर जो थे मेनली वो सारे इंडिया में ही रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो भी एक तरीके से डिवाइडेड हो गए। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर, जैसे भी मैंने आपको बताया था 1949 को, बट इट कम इनटू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as a Republic Day every year. ठीक है, तो ये तो सारी चीजें थी हमारी असेंबली के बारे में। ना क्वेश्चन इसकी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था? तो ये तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो इसके अंदर वेरियस प्रोविजंस को लेकर क्या होती थी? डिबेट एंड डिस्कशन होती थी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, काफी सिस्टमैटिक तरीके से, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर में काफी काम किया जाता था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके अंदर लोग सभी एग्री भी करते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था, यानी कि मिनिमम एज क्राइटेरिया उसमें रखा गया था, सबको इक्वल राइट्स यानी कि वोट को लेकर देने की बात हुई थी। जिसके अंदर लोगों की कास्ट, जेंडर या फिर उनका प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन सबको परे हटा के इक्वल बेसिस पे सभी लोगों को राइट्स देने की बात करी थी, राइट टू वोट की। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। Then a drafting committee chaired by the Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एक तरीके से प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और उनके साथ कुछ उनके मेंबर्स थे। मेन जो था वो इनके अंडर में था, तो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट मतलब होता है मसौदा, यानी कि किसी चीज को बनाने से पहले उसके अंदर जो भी करेक्शन करनी होती है ना डिस्कशन के लिए, तो वो चीजों जो प्रॉपर तरीके से रेडी किया था वो खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर, 2000 से ज्यादा हमें अमेंडमेंट देखने को मिले भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यू वो उसके प्रीएम्बल के अंदर हमें देखने को मिलती है। द प्रीएम्बल फोकस, जो हमारा प्रीएम्बल है अभी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। प्रीएम्बल किस चीज के बारे में फोकस करता है उन्हें समझिएगा। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये फिलॉसफी हमारे प्रीएम्बल की। अब सवाल आता है कि ये प्रीएम्बल क्या है? वैसे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में से आपको एक पेज मिल जाएगा जो प्रीएम्बल के बारे में। अब वो चाहे आपकी साइंस हो, मैथ हो या कोई भी आपकी बुक हो, सब में प्रीएम्बल दिया जाता है और फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है हमारे इंडिया का प्रीएम्बल और इसी को हम थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग वर्ड जो है सारे इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताए गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि अब ये फ्रंट वाली लाइन देख सकते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो लाइन है हमने यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वहां से अडॉप्ट की है। अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखोगे तो उसमें फर्स्ट लाइन यही लिखी है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, है ना। तो यहां से हमने लिया है। तो इसके बारे में क्या बात होती है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉ अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट कोई डायनेस्टिक बेस पर नहीं है, वो इलेक्टेड तरीके से। दैट इज द रीजन हम बात करते हैं अपने
भारत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वर्ड के बारे में जो कि है sovereign. People have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. यानी कि हम internally as well as externally प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट है, कोई हमारे पर एक्सटर्नल पावर रूल नहीं करते जैसा उस समय करती थी जब ब्रिटिश का यहाँ पे रूल होता था। There is the executive to carry them out and the independent judiciary to see that the laws are properly and correctly interpreted. उसके बाद बात आती है सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो जो भी वेल्थ है, जो कैपिटल है, वो जो जनरेट होगी सोशली और तो वो इक्वल तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाएगी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू द रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ताकि लोगों के बीच में इस प्रकार का भेदभाव ना देखने को मिले। That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. उसी तरह हम बात करते हैं सेकुलर की। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री के सिटीजन है, तो हमारी जो कंट्री है वो सेकुलरिज्म को फॉलो करती है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, और गवर्नमेंट खुद इन सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करती है और साथ ही साथ ट्रीट करती है इक्वालिटी के बेसिस पर। That the citizen, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक। ऑब्वियसली इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए गए हैं। तो ये चीजें होगी हमारे यहाँ पे, और हमको पूरा राइट्स है अपने लीडर्स को चुनने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। उसके बाद रिपब्लिक, जैसा कि आप जानते हो कि हम बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडेटरी पोजीशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, ना कि हेरिडेटरी, यानी कि कोई डायनेस्टिक बेस पर नहीं चुना गया। उसके अलावा जस्टिस की बात करें, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी कास्ट, रिलीजन और जेंडर को लेके। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस, जो सामाजिक असमानता है उसे रिड्यूस किया गया, जैसे पहले के टाइम पे कास्ट को लेकर ज्यादातर हमें देखने को मिलती थी। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर देम वेलफेयर फॉर ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं, स्पेशल तरीके से उनके लिए भी बात करता है काम करने की हमारी गवर्नमेंट। वहीं अगर बात करें लिबर्टी की, लिबर्टी मतलब होता है इंडिपेंडेंट। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन एंड व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शंस। तो प्रॉपर तरीके से आजादी, हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास पूरी लिबर्टी हमको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद बात आती है इक्वालिटी को लेकर। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि हर कोई कानून के समक्ष क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सबको जो है जस्टिस इक्वालिटी के बेसिस पे दिया जाएगा, ना कि उनके रिलीजन, जेंडर, कास्ट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, जिसके अंदर अनटचेबिलिटी हो गया या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अगर कोई एक चीज निकाली जाती हो तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। वहीं फ्रेटर्निटी की बात करें तो क्योंकि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी क्या है, भारत के लोग हैं, तो इसलिए फ्रेटर्निटी का होना जरूरी है, भाईचारा का होना जरूरी है, ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। तो इसलिए भाई हम एक देश के नागरिक है, हमारा रिलीजन, हमारी कास्ट बाद में आती है, सबसे पहले हमारे लिए इंडिया, हमारा भारत सबसे पहले आता है। इसके अलावा द टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टार्टिंग से नहीं थी, वर एड इन प्रीएम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ये है हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रीएम्बल के बारे में, एक एक वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी हाईलाइटेड है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को रेडी कर लिया और 26 जनवरी 1950 को
इम्प्लीमेंट कर दिया। ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। एग्जामिनर ये जो टर्म्स है ना, शॉर्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताओ, सेकुलरिज्म के बारे में बताओ, इक्वालिटी क्या होती है, इन सब के बारे में सेपरेट तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कोई एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके अंदर आपको प्रीएम्बल के हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो मैं आपको एक चीज इसके अंदर ऐड कर देता हूं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो उसके अंदर आप कह सकते हो कि देखिए 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 8 शेड्यूल रखे गया था और उसके अलावा ये 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब तो भैया 400 से भी ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, शेड्यूल भी 12 तक हो चुके हैं और ये पार्ट्स 25 तक हो चुके हैं। लेकिन ये बेसिक है, इन्हीं के अंदर ऐड किया गया, तो स्टार्टिंग में यही थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो काफी डिटेल में है और काफी बड़ा है। देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। और इसके अंदर हमेशा से जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, क्योंकि वक्त के अनुसार क्या होते हैं, चीजें बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल पहले के समय गवर्नमेंट क्या बात करती थी, गवर्नमेंट ने बोला था कि 18 और 21 साल की एज जो है लड़के लड़कियों के लिए, यानी कि लड़की के लिए 18 साल और 21 साल लड़के के लिए शादी करने के लिए। लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, अब चेंज कर दिया, नया रूल ला दिया। अब 21-24 का पैटर्न कर दिया, 21 साल लड़की की होनी चाहिए और 24 साल लड़के की होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं, ताकि इस चीज को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड रखा जाए। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये कोई नहीं है कि एक किताब है जो कोने में पड़ी हुई है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and change in society। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी क्राफ्टर थे, यानी जिन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो उन्हें पता था, वो ये ऐसा चीज सोचते थे कि जो लोगों की जो एस्पिरेशंस है ना, तो वो एक तरीके से समय के अनुसार बदलते रहते, तो इसलिए इनके अंदर भी चेंजेस होना काफी ज्यादा जरूरी है। They did not see it is a sacred, static and अनऑल्टरेबल लॉ कि यार ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया अब ये ही रहेगा, नहीं, इसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में आज के समय 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये था बच्चों हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ब्रीफ समरी कि ये किस तरीके का है, क्या इसका पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब इसी लेसन के अंदर बच्चों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आई थी, आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिन्हें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आइडिया लगा सको जब भी इस लेसन से क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाए कि ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पहला एक वर्ड आया था अपार्थाइड, मैंने आपको बताया था द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलो बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1989। तो अपार्थाइड क्या था, एक डिस्क्रिमिनेशन था जो रेशियल बेसिस पे था, ब्लैक वर्सेस व्हाइट के अंदर। ब्लैक क्या करते थे, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, माफ कीजिएगा, व्हाइट क्या करते थे, ब्लैक को एक्सप्लॉइट करने का काम करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी हमने डिस्कस किया था, एन असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद भी ये डिसॉल्व कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि उसका काम ही क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो बन गया। उसके बाद एक और है कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो जानते हो, आप सबसे ज्यादा इसको पढ़ोगे अपने सिविक्स के अंदर हमेशा से, चाहे आप 10th में आओ तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को ही मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का, कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन आ कंट्री, कि किस तरीके से सारी चीजों को चलना है, क्योंकि ये एक बेसिक रूल आप कह सकते हो, इसके अंदर सारे मेंशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, काफी डिबेट एंड डिस्कशन के लिए किया जाता है। जो प्रपोजल लाया जाता है वो वहां की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो लेके आती है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट पे बात हो रही है, प्राइमरली वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था ताकि उसके अंदर चेंजेस किए जा सके। हम किसी भी चीज के बारे में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले उसका ड्राफ्ट
बताया था, फिर बहुत सारे लोगों से सजेशन लिया गया था क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें इसके अंदर रिमूव करनी है, क्या करेक्ट करनी है, तो उसके बाद उसे फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रीएम्बल का मतलब अभी हमने धीरे से उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सारी प्रॉपर तरीके से डिटेल दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी है। और इसी के साथ ही बच्चों हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन 3 पार्ट में होता है कंप्लीट। तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो क्या क्या इसके अंदर रीड आउट किया, तो इसके अंदर साउथ अफ्रीका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें यह पता चलता है कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, क्यों हमें जरूरत पड़ती है बेसिक रूल्स की, ताकि हम अच्छे तरीके से फॉलो कर सके और कंट्री के अंदर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से लेके आ सके। ये था, होप्स कि आपको ये लेसन काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आपकी जानकारी के लिए जो भी आपके पहले के जो फर्स्ट सेकंड पार्ट्स थे वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो हम पार्ट्स में बच्चों बात कर रहे हैं, आगे चल के वन शॉट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी एज वेल एज लाइव क्लासेस भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नया सेशन है, स्टार्टिंग से हम सारी चीजें डिटेल के साथ कवर करके चलने वाले हैं। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।